अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रीच 111 बिलियन डॉलर से यूएनए रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेमेडीज़। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके अंदर डिटेल क्या है, प्रशांत दमन जी की वीडियो है। चलते हैं वीडियो चलें। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस न्यूज़ को लेकर, जहां पे ये लिखा है कि इंडिया को मिले हैं 111 बिलियन डॉलर्स इन रेमिटेंसेस 2022 में। इंडिया पहला देश बना है ऑल टुगेदर द फर्स्ट कंट्री एवर टू रीच दैट फिगर। और ये बात यूनाइटेड नेशंस ने बोली है। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो यूएन की बॉडी ने ऑफिशियली दुनिया में अनाउंसमेंट करी है कि इंडिया पहला देश बना है, द फर्स्ट कंट्री एवर टू रीच दैट फिगर। नाउ ये टॉपिक अचानक से न्यूज में क्यों आ गया है, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। क्या ये अच्छी बात है, हमें यहाँ पे खुश होना चाहिए, या फिर चिंता की बात भी है यहाँ पर? वी विल डिस्कस ऑल दैट। मगर एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बोल दूं, कई लोग कमेंट सेक्शन में ऐसी कमेंट कर रहे होते हैं कि प्रशांत सर क्या स्टडी आईक्यू पे पढ़ाएंगे, क्या उनकी सारी वीडियो स्टडी आईक्यू पे आएगी? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरी सारी वीडियोस आपको स्टडी आईक्यू पे ही मिलेगी। मैं किसी और चैनल पर नहीं हूँ। कुछ चैनल्स हो सकता है कि मेरे थंबनेल वगैरह कॉपी करे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करें, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब जो आपको करना है आप कर सकते हैं। बट मेरी वीडियो आपको स्टडी आईक्यू पे ही मिलेगी। यू कैन सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। ऑलराइट, सो आज के समय जो ये रेमिटेंस की बात की जा रही है, रेमिटेंस आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे। रेमिटेंस वो पैसा होता है जो मान लीजिए इंडिया का वर्कर यूएई, यूएसए या फिर किसी भी और फॉरेन कंट्री में जाके जो पैसा कमाता है और फिर वो पैसा वापस अपने घर में भेजता है, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। ये जो 111 बिलियन डॉलर है, ये भारत सरकार को नहीं मिले हैं। इतना पैसा इंडिया के जो वर्कर्स हैं, वेरियस टाइप के वर्कर्स हो सकते हैं, कोई लेबर है, कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, कोई डेटा साइंटिस्ट है, कोई आईटी की फील्ड में है, सब लोग जो भारत से निकलकर पैसा कमाते हैं और भारत में भेजते हैं, वो हो गए आपके रेमिटेंस। नाउ यूएन अचानक से 2022 की बात क्यों कर रहा है, जबकि हमें 2023 का डेटा भी पता है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक आप अगर देखो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि इंडिया ने 2023 में 125 बिलियन डॉलर्स कमाए थे रेमिटेंस में। जो नंबर से 2023 के देवर शॉकिंग। आप अगर लिस्ट देखोगे ना कंट्रीज की, तो नंबर 1 पे था इंडिया, नंबर 2 पे था मैक्सिको और नंबर 3 पे था चाइना। ना मुझे यहाँ पे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, इस लिस्ट में चाइना से निकल के ना हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चाइना की अपने आप में अचीवमेंट है कि एवरेज सैलरी यहाँ पर ओवर द इयर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ के नागरिकों को इतनी नीड फील नहीं होती कि ये चाइना से बाहर निकलकर बाकी देशों में काम करने के लिए जाएं। चाइना में ही आज के समय ऑन एन एवरेज ये लोग 70,000 1.5 लाख के बीच में अपनी स्किल के हिसाब से इतना पैसा कमा ही लेते हैं महीने का। इंडिया में कई जो स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको ये सैलरी कमाने के लिए देश से बाहर जाना पड़ता है। तो इवन दो इस चीज को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि 125 बिलियन डॉलर्स देश में वापस आए हैं, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि ये लोग देश के बाहर गए भी इसलिए हैं क्योंकि देश में उनको इतनी हाई पेइंग सैलरीज नहीं मिल रही थी। और वर्ल्ड बैंक ने तो अभी एक भविष्यवाणी ये भी करी है कि 2024 में इंडिया के जो रेमिटेंसेस हैं ये 135 बिलियन डॉलर्स पहुंच जाएंगे। नाउ इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन ये है, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में इतनी सारी हाई पेइंग जॉब्स है नहीं, तो कई इंडियंस को यूएसए या फिर यूएई या सऊदी अरेबिया काम करने के लिए जाना होता है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे है, रुपी की वैल्यू लगातार गिर रही है। आप खुद ही सोच कर देखिए, आप अगर यूएसए में हैं, आपके पास 1 लाख डॉलर है, रुपी अगर स्ट्रांग हो रहा है तो आप एक बार को अपने 1 लाख डॉलर अपने पास रखोगे, आप वेट करोगे कि रुपी की वैल्यू गिरती कब है। जब रुपी गिरना शुरू हो जाएगा तभी आप चाहोगे कि अपने डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करके आप वापस इंडिया में भेजो, क्योंकि इससे इंडिया में आपको ज्यादा रुपीज मिलेंगे, आप ज्यादा चीजें परचेज कर पाओगे। तो रुपी की जो डेप्रिसिएशन हुई है, रुपी की जो वैल्यू गिरी है, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स के साथ इंडिया में रेमिटेंसेज आ रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से यूएन ये सब बातें क्यों कर रहा है, देखिए यूएन के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे जिनेवा में। दुनिया भर में जो माइग्रेशन होती है वर्कर्स की या फिर और पर्पसेस के लिए भी, उसके बारे में ये लोग रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जो बहुत ही फेमस है। काफी बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो जो 2024 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें इंडिया के बारे में एक्सटेंसिवली इन्होंने लिखा है कि रेमिटेंस के मामले में इंडिया इज द किंग। नाउ अगेन डिपेंड करता है कि आप इस बात को लेकर खुश हो या फिर आप सोचो कि काश हमारे देश में इतनी जॉब्स होती, डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे। मगर इस रिपोर्ट में इंडिया का 90 से ज्यादा बार मेंशन किया गया है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डेटा आपको इस पूरी रिपोर्ट में यह मिलेगा कि दुनिया भर में टॉप कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन कॉरिडोर कौन कौन से हैं, मतलब कि कौन से 2 देश हैं जिनके बीच में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जाते हैं, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो नंबर 1 पे है मैक्सिको, यूएसए। मैक्सिको से जितने माइग्रेंट जाते हैं यूएसए में, उससे ज्यादा वर्किंग माइग्रेंट्स आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। लाखों की संख्या में मैक्सिकन जाते हैं यूएसए में काम करने के लिए हर साल। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, नंबर 3 पे आपको मिलेगा यूक्रेन रशियन फेडरेशन। कई यूक्रेनियंस रशिया में आज भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, वहां पे उनकी नौकरियां हैं या फिर कुछ वो आर्टिस्ट हैं या फिर किसी और तरीके से वो बिजनेस कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में पैसे को लेकर टाइज इतने डीप है, बट स्टिल वॉर की वजह से दोनों कंट्रीज को लॉस हुआ है। फिर नंबर 4 पे आपको मिलेगा इंडिया यूएई। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि नंबर्स के मामले में ज्यादा इंडियन माइग्रेंट्स जाते हैं यूएई में काम करने के लिए, मगर रेमिटेंस भारत को ज्यादा मिलता है यूएसए से। तो आप कह सकते हैं कि देखिए यूएई में जो लोग काम करने के लिए जा रहे हैं वो उतना नहीं कमा रहे हैं जितना वो लोग कमाते हैं जो यूएसए में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि यूएस में जाके जो इंडियंस काम कर रहे हैं मोस्टली वो काम होता है आईटी फील्ड का, बेटर पेइंग जॉब्स होती हैं, और इसलिए यूएसए टॉप रेमिटेंस सोर्स है भारत के लिए। एक टाइम पे यूएई हुआ करता था, आज के समय यूएसए है। तो यहां पर देखिए मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या इन नंबर्स को देखकर यूएन जो खुल के कहता है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री एवर टू रीच दिस फिगर, क्या ये देखकर आप प्राउड फील करते हैं? और एक बार को प्राउड फील कर भी सकते हैं, एक बार को आप यहां पर कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज के समय इतनी बढ़िया है कि हमने कई कंट्रीज के साथ ट्रेड डील्स करी हैं, उन कंट्रीज में इंडियन वर्कर्स के लिए जगह बनाई है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इजराइल में भी बहुत सारे इंडियन वर्कर्स जाएंगे, वहां से भी रेमिटेंस आएगा बहुत सारा। ये आपको 2024-2025 की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें आपको दिखेगा। बट एक बार को आप कह सकते हैं कि अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी ना होती तो इतने सारे कंट्रीज में इंडियन वर्कर्स को इजी एक्सेस ना मिलता। दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि चाइना को अगर हम देखें तो 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ऐसा नहीं है कि ये इतना कम है क्योंकि चाइना के वर्कर्स स्किल्ड नहीं है। रीजन इसका यही है कि वो अपने देश में इतना काम कर रहे हैं कि बाहर जाने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। बट एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप अपने ही देश में काम कर रहे हैं तो आप विदेशी मुद्रा कमा के नहीं ला रहे। हमारे वर्कर जब बाहर काम करते हैं तो वो विदेशी मुद्रा देश में ला रहे हैं। तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि इस पूरे डेटा को लेकर वेदर यू फील प्राउड या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक बार को अगर हम चाइना जैसा काम कर रहे होते कि एक्सपोर्ट्स ही इतने ज़रा करो कि वहाँ से विदेशी मुद्रा आए, हमारे लोग बाहर जाके काम ना करें, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है एक AI जनरेटेड स्पोक्समैन। बेसिकली इस कंट्री ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिप्लोमैट बना दिया है। जी हाँ, एक राजदूत जो एक स्पोक्समैन का काम करेगा, मगर ये एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये AI पावर्ड है। बताइए किस कंट्री ने हाल ही में बनाया है दुनिया का पहला AI पावर्ड डिप्लोमैट? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, ईरान, इराक या फिर यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज जी जनाब। अच्छा, वैसे तो दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके देश में काम धंधा नहीं है, कम है या इतनी अच्छी सैलरीज नहीं है, तो आपके लोग बाहर जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ से अगर जाते भी हैं तो दूसरा बेनिफिट है जाने का कि वहाँ से वो डॉलर्स की शक्ल में और फॉरेन करेंसी की शक्ल में आपकी कंट्री में पैसा आता है, जिससे आपकी कंट्री की ग्रोथ होती है। तो मैं समझता हूँ कि अपने कंट्री को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाने में जो वक्त लगता है आपके कंट्री में, मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल सफाई वाला भी है ना,
वो भी यूरोप में 7-8 लाख रुपए कमाता है पाकिस्तानी। एग्जैक्टली। इंडियन 4-5 लाख रुपए कमाता होगा बिल्कुल। पर मंथ। पर मंथ। वहाँ पे डिलीवरी बॉय भी है, वो 3-3 4-4 लाख रुपए पाकिस्तानी कमाता है। बिल्कुल। तो सॉरी 8-8 10-10 लाख इंडियन 4-5 लाख। तो इतनी ज़्यादा फ़र्क है बहुत उससे। ज़्यादा फिर फ़र्क है। वो पैसा जब अपने मुल्क में इस्तेमाल होता है तो कितना ज़्यादा कुछ डॉलर, इस्तेमाल एक तो डॉलर की सूरत में आ रहा है, डॉलर या हाँ, यूरो, ठीक है। जो भी है तो उसका बहुत फ़ायदा है और फिर वो यहाँ आगे डबल हो जाता है। अच्छा, चाइना की कम है। चाइना चाइना का कम है। 50 बिलियन डॉलर बता रहे। अच्छा। तो 50 तो कम है, लेकिन उसकी वजह चाइना में ही जो लोग रहते हैं वो अपने ही मुल्क से इतना कमा लेते हैं। उनके मुल्क में काम बहुत है। वो मुल्क चाइना जो है वो पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पूरी दुनिया के में लिए तो यानी कि सबसे आगे है वो मैन्युफैक्चरिंग में। हर चीज़ बनाते हैं यार, छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से चाइना के लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग कम बाहर हैं, हाँ। उनके अपने मुल्क में काम इतना है कि वो इसलिए कम बाहर हैं। और इजी, हर चीज़ को वो इजी करना चाहते हैं। अब देखिए वो मिनी वो आ गया है वॉशिंग मशीन, बहुत सारी देखा है आपने? मतलब इसमें तो आप एक सूट आप फौरन रोज़ के रोज़ एक सूट धो के अच्छा, वॉश करके डालते हैं। छोटा सा है क्या? हाँ, छोटा सा है, मिनी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बेबी, तो उनके कपड़े रोज़ ही निकलते हैं, बस वो डाला वॉश किया। और जैसे छोटे छोटे फैन हाँ, ले लिए अब जैसे बड़ा मशीन है हमारे घर में, बड़ी है, तो उसको निकालना, लगाना, फिर उसको वापस धो धा के रखना, तो वो एक अलग स्पेस भी लेता है, फैलावा भी हो जाता है। चाइना ये देखता हाँ। है या मतलब सहूलत किस में है? मतलब आपने देखा कुकिंग के हवाले से, बहुत चीज़ें बनाने के चीज़ें आ हवाले गई से, हैं। ग्राइंडर के हवाले हाँ, से हाँ, इतनी चीज़ें चाइना ने बना ली, बहुत ज़्यादा और सस्ती चीज़ें। तो इस वजह से लोग चाइना की चीज़ें, और चाइना ने जब इतनी चीज़ें बना ली तो लोग कहते हैं हम क्या इसका कारखाना लगाएं, हम क्या फैक्ट्री बनाएं। बिल्कुल। अब चाइना दे ही रहे, बना ही रहे, तो हमें क्या कर सकते हैं। और तो- फिर वो भी है कि सस्ती मिल रही है तो बुरी भी नहीं लग रही, भले वो 1 साल चले या 1 टाइम चले, लेकिन वो सस्ती है तो लोग दूसरी बार भी परचेज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से चाइना का एक धंधा चल गया उनका। तो एक तरह से मैं समझ लो कि ये वाली बात कि लोग ज़्यादा बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं, पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है। लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि अगर हमारे मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं है कि हम लोगों को 4-4 लाख सैलरियाँ दे सकें, बिल्कुल नहीं दे सकते, तो फिर बेहतर यही है कि हमारे मुल्क के लोग दूसरे कंट्री माइग्रेट कर लें। और ये भी बहुत बड़ी बात है और फ़ख्र की बात है और अच्छी बात है कि आपके मुल्क के लोगों को लोग लेते हैं। वरना पाकिस्तान वाला मामला ये आ रहा है कि लोग कहते हैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानियों को। तो यही वाला मामला है कि पाकिस्तानियों को वहाँ पे नहीं मतलब रखा जा रहा। तो इस वजह से पाकिस्तानियों को इतना आसान नहीं है वीज़ा मिलना, जॉब्स मिलना। फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह कब ये सारी चीज़ें सही होंगी, वो दिन उस वक्त का वेट है। बहुत बाहर कंट्रीज में भी पाकिस्तानी अगर वहाँ जॉब कर भी रहे हैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर पाकिस्तानियों को जरा जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अव्वल तो वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिल भी, और इतनी ज़्यादा तहकीकात करते हैं वो, एक चीज़ छानबीन के पाकिस्तान का है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा या किसी दूसरे कामों में होगा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो कोई एक अच्छी जॉब मिलती है। अदरवाइज़ हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान से जो गए हुए लोग हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ख्वार होते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो यूएई में ख्वार हो रहे हैं। तो प्रशांत धवन जी ने भी इसको फाइनल किसी तरफ नहीं कहा कि ये लोगों का ज़्यादा होना बेहतर है या कम होना बेहतर है। तो इन्होंने भी आवाम के ऊपर भी छोड़ दिया कि आप लोग क्या कहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो एक तरह से बेहतर भी है और एक तरह से बेहतर नहीं भी है, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।